ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM और दोस्तों लेकर आए हैं हम हमारे सभी श्रोता विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, अब रेडियो की पाठशाला में भी विद्यार्थी सीख सकेंगे बहुत सारे ज्ञान की बातें और कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला में अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग विषयों पर आपको मिलेंगी ढेर सारी जानकारियाँ आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रेडियो दस्तक का ये एजुकेशनल प्रोग्राम रेडियो की पाठशाला। उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM में सभी श्रोताओं को भारतीय स्कूल से डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा कदरे का नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला में आपका स्वागत है। इन दिनों विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं ये कहूँगी कि विद्यार्थी अपना ध्यान रखें और टेंशन फ्री रहे, किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें, समय से खाना खाएं, अच्छी नींद लें, भरपूर पानी पिएं, पढ़ाई के बीच बीच थोड़ा थोड़ा रिक्रिएशन भी करते रहे, प्रसन्न चित्त रहें। और चूँकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, अपने पढ़ने का समय निश्चित रखें और जितने भी समय पढ़े पूरी एकाग्रता से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। एक बात और मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि इस समय अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय अवश्य दें, जिससे बच्चे सहज बने रहेंगे। भारतीय स्कूल कक्षा 11वीं के कुछ एजुकेशनल ऑडियोज को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। विद्यार्थी इन ऑडियोज को जरूर सुने और सुनते समय कॉपी पेन साथ लेकर बैठे ताकि कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो सुनिए व्याख्याता श्री जीवन बामनिया सर को उनके स्टूडेंट्स के साथ फिजिक्स की कक्षा में। हेलो बच्चों। नमस्ते सर। बच्चों, फिजिक्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग मुझसे बातें करेंगे और रेडियो दस्तक के माध्यम से अपन उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बेटा, भौतिक क्या होता है? दिया डेफिनेशन बताओ बेटा, भौतिक क्या होता है? जी सर, physics is scientific study of physical phenomena like the motion of matter, energy and force. It helps us to understand the world around us. Physics is the most fundamental part of science. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद प्रियवंशनी बेटा। जी सर। आप मुझे डेफिनेशन बताएंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन। जी सर। According to this law, if a body is at rest position, it will be continue to be rest, and if it is a motion, it will be continue to motion in a straight line with a uniform velocity, act under the external force applied. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। Thank you sir. इसके बाद नंदनी। जी सर। बेटा, आप मुझे न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन बताइए। According to this law, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। रेडियो दस्तक पर सुन रहे सभी छात्रों को मेरी यह बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर मैसेज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है सलोनी। यस सर। सलोनी बेटा, आप मुझे सबसे पहले बताइए न्यूटन थर्ड लॉ। According to Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. अच्छा, एक्शन के अपोजिट क्या होती है बेटा? रिएक्शन होती है। बात समझ में आई बेटा? Yes sir. हाँ, इसके बाद यश बेटा, आप मुझे पलायन वेग क्या है उसकी डेफिनेशन बताइए। जी सर, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अपने गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चली जाती है और पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती। इस घटना को पलायन वेग कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड गुड। इसके बाद हाँ प्रीतम बेटा, तुम मुझे बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम। जी सर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू मोटिवली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट थ्रू विच द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बेटा कितने एक्सिस होते हैं?
सर 3 हाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के थ्रू हम क्या करते हैं, इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। यस सर। बात समझ में आई बेटा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नो सर। गुड। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी दिया बेटा, आप मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करके बताइए। जी सर, Newton's published the law of gravitation in year 1665. It may be stated as every particle of matter in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. बहुत बढ़िया बेटा, गुड। Thank you sir. इसके बाद नेक्स्ट पीहू बेटा, आप मुझे ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में एक्सप्लेन करके बताइए। जी सर, बताती हूँ मैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two sides of triangle in a one order, then three resultant is represent both in magnitude and direction by a third of sides of triangle taken in opposite order. बहुत बढ़िया बेटा, आपने मुझे ये जो डेफिनेशन बताई ट्रेंगल लॉ की, इस ट्रेंगल लॉ को कौन से ट्रेंगल पे अप्लाई करते हैं? नहीं पता हो तो मैं बताऊं? सर मुझे इसका आइडिया नहीं, आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ बेटा। ट्रेंगल लॉ जो रहता है, आइसोसेलियस ट्रेंगल जो बनता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। समझ में आया बेटा? जी सर, अब आगे समझ में। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी। अब इसके बाद वर्षा बेटा, जी सर, आप मुझे न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों नियम के बारे में एक बार एक्सप्लेन करके बताइए। जी सर, मैं बता रही हूँ। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी, परंतु जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगा जाए। इसका उदाहरण है सड़क पर चलती हुई कार। जब कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो वह रुक जाती है। यहाँ न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है। बहुत बढ़िया बेटा। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसका उदाहरण है जब कोई बल किसी वस्तु पर लगता है तो वह वस्तु गति करने लगती है, तब न्यूटन के द्वितीय नियम लागू होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से समझाया आपने न्यूटन के गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। प्रथम नियम बेटा, जैसे एक बार मैं हिंदी में एक बार और समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों को प्रथम नियम कैसे याद करना है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। अब दूसरा नियम क्या बोलता है बेटा? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। और तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आई बेटा हिंदी में? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा सलोनी, यस सर। आप बताओ मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए। ओके सर, बताती हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द particle in the given time interval, or displacement is equal to the difference between the position of the particle in the given time interval. जो डिस्टेंस रहती है वो स्केलर क्वांटिटी रहती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहती है और डिस्प्लेसमेंट होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। रेडियो दस्तक पर सुन रहे सभी छात्रों को मेरी यह बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर मैसेज कर सकते हैं। बेटा, आप मुझे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिफाइन करके बताइए। जी सर, स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव magnitude only but have no direction called scalar quantity. For example, mass, length, time, distance, speed, etc. And vector quantity, the physical quantity which have magnitude as well as direction called vector quantity. For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. इसके बाद नेक्स्ट प्रीतम, तुम मुझे बताओ कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस बताओ बेटा। जी सर, बताता हूँ। स्मॉल जी, it is a acceleration produced in body due to gravity. कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, और कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, और कैपिटल जी की वैल्यू होती है सर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर सेकेंड। स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर सर कैपिटल जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है सर, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बोला आपने। यश, आप मुझे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी दिया। जी सर। आप मुझे फ्रिक्शन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। ओके सर, तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस होते हैं, इट हेल्प अस इन जनरेट ऑफ हीट और फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प अस इन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। और इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, इट जनरेट टू मच हीट दैट द वेस्टेज ऑफ हीट हैपेंस। वर्षा जी सर। घर्षण के लाभ और हानि के बारे में बताइए बेटा। जी सर, घर्षण के लाभ, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण हम अपना भोजन चबा पाते हैं और घर्षण के कारण हम सड़क पर चलते हुए अपनी साइकिल को रोक पाते हैं, कार को रोक पाते हैं। ये घर्षण के लाभ है। तथा घर्षण की हानियां, घर्षण के कारण मशीनों के तलपुर्जे घिस जाते हैं, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है और घर्षण के ही कारण मशीनें जल्दी खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से बताया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। पीहू, आप मुझे स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है उसके डिफरेंस बताइए। जी सर, बताती हूँ मैं। When a body slides over the surface of another body, the force of friction acting between the two surfaces is called sliding friction. Or rolling friction, when a body rolls over the surface of another body, the force of friction acting between the two surfaces is called rolling friction. And different part, अब इस rolling friction में different part of the surface of the rolling body come in contact with the surface of another body. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में द सेम सरफेस ऑफ अ स्लाइडिंग बॉडी रिमेन्स ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बताया। अब इसके बाद नंदिनी बेटा। यस सर। आप मुझे पास्कल लॉ की डेफिनेशन बताइए। जी सर। पास्कल लॉ, इन अ क्लोज लिक्विड द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पार्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड इन द सेम अमाउंट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। बहुत बढ़िया बेटा, पास्कल लॉ समझाया आपने। प्रीतम बेटा। यस सर। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बताओ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके। जी सर, बताता हूँ। वेलोसिटी, a distance traveled by body in a given direction in 1 second is called velocity. और सर speed, a distance traveled by body along any path in 1 second is called speed. सर velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है और speed एक स्केलर क्वांटिटी है। सर velocity में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है, बट स्पीड सर हमेशा ही पॉजिटिव होती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से, गुड। अब नेक्स्ट बेटा दिया। जी सर। आप मुझे ऑर्बिटल स्पीड की डेफिनेशन बताओ। जी सर। ऑर्बिटल स्पीड, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज दैट स्पीड विच इज रिक्वायर्ड टू स्टेबिलिटी द सैटेलाइट in an orbital so that satellite can revolve around the earth. It is denoted by v naught. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सर। इसके बाद हिंदी में मैं वर्षा से पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन। जी सर। जो हमारे पास सर्पी घर्षण होता है और एक लोटनी घर्षण होता है, जी सर, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, बताओ आप। जी सर, मैं बता रही हूँ। सर्पी घर्षण जो होता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं, परंतु जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर लुढ़कता है उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण का उदाहरण होता है यदि एक पुस्तक को टेबल पर खिसकाया जाता है तो वह सर्पी घर्षण का उदाहरण है, और लोटनिक घर्षण का उदाहरण होता है साइकिल चलाते हैं तो टायर और पृथ्वी के बीच जो घर्षण लगता है वो लोटनिक घर्षण होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब मैं सलोनी से पूछूंगा क्वेश्चन। यस सर। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन बताओ बेटा मुझे। ओके सर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बताया आपने चार्ल्स लॉ। अब नेक्स्ट है अपनी नंदनी। हाँ नंदनी बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ आप। यस सर। Quantity which play the same role in a rotational motion at the mass they are in a linear motion is called moment of inertia of rotational motion. It is a scalar quantity. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बताया आपने। नेक्स्ट अपना लोकेश। यस सर। बेटा मुझे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करके बताओ। यस सर, बताता हूँ। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल मोशन। If an object is moving in a straight line, then its motion is called 1 dimensional motion. For example, motion of a car on straight road is 1 dimensional motion. Second है 2 dimensional motion. If an object is moving in plane surface, then its motion is called 2 dimensional motion.
सर फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉल. सर थर्ड है 3-dimensional motion. If a body is moving in a space of motion is called 3-dimensional motion. For example, motion of gas, molecule, kite, etc. सर इसका एग्जाम्पल है सर जब कोई कार सर स्ट्रेट रोड पे चलती है उसे 1-dimensional कहते हैं. अच्छा, और 2-dimensional क्या होता है बेटा? सर सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉल इज कॉल्ड 2-dimensional. और 3-dimensional मोशन क्या होता है? सर जब कोई मॉलिक्यूल हवा में रहता है तो उसे 3-dimensional कहते हैं. बहुत बढ़िया बेटा. अब इसके बाद नेक्स्ट मैं प्रीतम से क्वेश्चन कर रहा हूँ. प्रीतम बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ. जी सर. Parallelogram law of vector addition. If two vectors are represented by the adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented by diagonal of parallelogram passing through their point of intersecting. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा. अब इसके बाद यश, आप मुझे डेफिनेशन बताओ पलायन वेग की. पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अपने गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चली जाती है और पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आती. इस घटना को पलायन वेग कहते हैं. अब मुझे इसके बाद आप पास्कल लॉ बताइए बेटा. यश, इस नियम का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया जिसे पास्कल का नियम कहते हैं. इस नियम के अनुसार यदि कोई द्रव संतुलन अवस्था में हो तो उसके प्रत्येक भाग पर दाब एक समान होता है. पास्कल का नियम कहलाता है. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से बताया आपने यश. इसके बाद मैं पीहू आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ. जी सर. इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलाइजन होता क्या है बेटा? यस सर, मैं बताती हूँ. इलास्टिक कोलाइजन, the collision in which momentum and kinetic energy of a system are conserved is called elastic collision. Or inelastic collision, the collision in which momentum of a system is conserved but not kinetic energy is called inelastic collision. इसके बाद बेटा सलोनी. यस सर. बॉयल्स लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताओ. ओके सर, बताती हूँ. According to Boyle's law, at constant temperature for a given mass of a gas, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure. अच्छे से बताया आपने बॉयल्स लॉ. अगर अपने मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें रेडियो दस्तक 90.8 के माध्यम से इस नंबर 9406894068 पर मैसेज कर सकते हैं. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन. हाँ वर्षा बेटा, मुझे बल आघूर्ण की डेफिनेशन बताओ. जी सर. बल आघूर्ण बल और दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं. जी. अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया. बल आघूर्ण जो रहता है, बल और दूरी का जो गुणनफल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बल आघूर्ण बोलते हैं. बल आघूर्ण जो रहता है अदिश राशि होती है कि सदिश राशि? यश बताओ, अदिश के सदिश राशि पता है क्या बेटा? नहीं पता है सर. मैं बताता हूँ. सदिश राशि होती है बेटा बल आघूर्ण. समझ में आया आपको? आ गया सर. अब इसके बाद मैं सलोनी. यस सर. सलोनी बेटा, मुझे फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताओ. यस सर. Friction, when a body slide or tried to slide over the surface of the other, a force starts acting between their surface of contact which tried to oppose the reactive motion between them. The opposing force is called the force of friction. हाँ बेटा, घर्षण के बारे में कोई जानता है क्या? जी सर. हाँ, घर्षण बताओ बेटा. वर्षा, क्या होता है? जी सर. जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है, उनके संपर्क तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम घर्षण कहते हैं. इसके बाद अदिश और सदिश राशि क्या होती है बेटा, उसको डिफाइन करके बताओ. जी सर. जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि होती है. और जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों ही निश्चित होती है वह सदिश राशि होती है. बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से बताया आपने, बहुत अच्छा रहा. इसके बाद यश, आप मुझे उपग्रह की कक्षी चाल के बारे में बताइए. जी सर. उपग्रह की कक्षी चाल, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाता है तो इस नियत कक्षा में उपग्रह की चाल को उपग्रह की कक्षी चाल कहते हैं. बहुत बढ़िया बेटा यश. अब इसके बाद किसी के मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए. यस सर, आई हैव ए क्वेश्चन. सर, न्यूटन्स का थर्ड लॉ वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपन? जैसे बेटा कोई बॉडी है, जैसे अपन ने एक फर्श है, जैसे अपना एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई से अपन ने बॉडी रखी, तो बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं हो पाएगी. अगर बॉडी को हमने उठाया तो वो वहाँ पे क्या होगी बेटा, एक्शन भी होगी और तो हमारा कौन सा लॉ अप्लाई होगा? न्यूटन का थर्ड लॉ. ओके सर. मेरे ख्याल से बात समझ में आई बेटा. यस सर, थैंक यू.
अब बेटा किसी के मन में कुछ क्वेश्चन तो नहीं बचे हैं? नो सर। रेडियो दस्तक पर सुन रहे सभी छात्रों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, और अगर मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। आगे भी मैं यह क्लास लेता रहूँगा और रेडियो दस्तक के माध्यम से सभी प्रश्नों के हल यहाँ पे मिल जाएंगे। तब तक आप लोग सुनते रहिए। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर रेडियो की पाठशाला। और दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आज इस पाठशाला से बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने को मिली होंगी। आज के विषय के बारे में जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी गई, आपने ध्यान से सुनी होंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी ज्ञान की बातें हम जानेंगे हमारे आगे के एपिसोड्स में भी, तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।